अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है करियर्स इन बायोलॉजी। इससे पहले वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो अब में से बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हमने बायोलॉजी रख ली है तो हम एमबीबीएस या डॉक्टर बनने के अलावा और कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आप एमबीबीएस के अलावा और कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर करियर्स इन बायोलॉजी। The students of biology get a comprehension of the various phenomena of life. After their FSc with biology, they can select further studies for diverse करियर्स। ठीक है, अब क्या है कि आप जो बायोलॉजी के इस वक्त जैसे आप हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर रहे हो, कंप्रीहेंशन का मतलब है समझ रहे हो वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ को। ठीक है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ फिनोमिना को आप कई से फिनोमिना समझ रहे हो। जैसे इसी बुक में आगे चल के आप बहुत सी चीज़ें समझेंगे, जैसे सेल है, सेल साइकिल है, उनसे प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है वो सब समझेंगे। उसके अलावा बायो एनर्जेटिक्स हैं, एंजाइम्स हैं, तो ये सब आप फिनोमिना ऑफ लाइफ समझ रहे हैं। ठीक है, अभी आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इसके बाद आपने एफएससी करनी है और वो भी आपने बायो के साथ करनी है। ठीक है, उसके बाद आप ये जो जितने वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ आप पढ़ रहे हैं उनमें से हर एक में किसी एक को सेलेक्ट करेंगे और उसमें फर्दर स्टडीज़ करेंगे और उन्हीं स्टडीज़ में, ठीक है, जो आप जिस टॉपिक को जिस फील्ड को आप सेलेक्ट करोगे उसी में आप अपने लिए करियर भी ऑप्ट करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो करियर है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। ठीक है, अब मेडिसिन में हम क्या कर रहे हैं, मेडिसिन में हमने डायग्नोस करना है। डायग्नोस करने का मतलब होता है कि हमने बीमारी की वजह जाननी है। ठीक है, कि रीज़न क्या है, किन वजूहात की वजह से बीमारी हो रही है, और अगर बीमारी हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज क्या है। ठीक है, उसे ख़त्म कैसे करना है बीमारी को। अब सर्जरी में क्या है, द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। ठीक है, बॉडी के वो वाले हिस्से जिन्होंने अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दिया हुआ है, ठीक है, तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें हम सर्जरी के थ्रू ठीक करते हैं। रिपेयर का मतलब है उन्हें ठीक कर दिया जाता है, या रिप्लेस्ड का मतलब है उन्हें बदल दिया जाता है। ठीक है, किसी और के बॉडी पार्ट को लेके तो उसके साथ रिप्लेस कर देंगे, या फिर अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, निकाल दिया जाता है बॉडी से। जैसे अगर किसी की बॉडी में लीवर एक हमारा ऑर्गन है, उसने काम करना छोड़ दिया हुआ है, ठीक है, अगर तो वो बहुत माइनर लेवल पे अगर उसमें कोई डैमेज आ रहा है तो वो रिपेयर किया जा सकता है सर्जरी के थ्रू। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही उसमें कोई ना डैमेज आ गया तो उसे हम ऐसा करेंगे, लिवर ट्रांसप्लांट कर लेंगे किसी और इंसान का जिसका लिवर बिल्कुल सही होगा, ठीक होगा, प्रॉपर फंक्शन कर रहा होगा, उसका लिवर लेके उस पेशेंट में उसको रिप्लेस कर देंगे, लिवर ट्रांसप्लांट कर देंगे। लेकिन अगर हमें लिवर ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, उससे भी अगर उसकी बॉडी, जो पेशेंट की बॉडी है वो एक फ़ौरन लिवर को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिवर को रिमूव कर देंगे और लिवर ट्रांसप्लांट भी नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर दिस प्रोफेशन, अगर आप इस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट अ 5 ईयर बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस डिग्री। ठीक है, तो ये डॉक्टर्स की वो डिग्री है, एमबीबीएस की डिग्री है, जिसके लिए आपको 5 साल के लिए मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी की स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री कहते हैं दांतों की स्टडी को। ठीक है, डेंटिस्ट्री इन सिंपल क्या है, दांतों के बारे में हमने सब कुछ स्टडी करना है इस फील्ड में। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। डेंटिस्ट क्या है, वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो डेंटिस्ट्री पढ़ेंगे वो स्पेशलाइज होते हैं। ठीक है, उनका मेन फोकस किस पे होता है, ओरल हेल्थ पे। ठीक है, हमारा जो माउथ है, जो ओरल
कैविटी है, बक्कल कैविटी है, उसकी प्रॉपर हेल्थ, ठीक है, कि हमें किस टाइम ब्रश करना चाहिए, कौन सी टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या कितनी कैलोरीज नहीं खानी, हमें चॉकलेट्स नहीं खानी, ये सारा कुछ ओरल हेल्थ में ही आ जाता है, ठीक है। अब डेंटिस्ट का काम क्या है? दे डायग्नोस एंड ट्रीट डेंटल डिजीजेस, ठीक है। डायग्नोस करना है मतलब हमने जानना है कि दांतों में कौन सी बीमारियां किस वजह से हो रही हैं, ठीक है। अगर ओरल कैविटीज हो रही हैं तो उनकी रीज़न क्या है, उसके बाद उन्हें ट्रीट करना है, उनका इलाज करना है, ठीक है। और इलाज के लिए क्या करना पड़ सकता है? हमें हमें सर्जरीज भी करनी पड़ सकती हैं। जैसे अगर ओरल कैविटी छोटी सी है तो उसमें फिलिंग कर दी जाती है, लेकिन अगर ओरल कैविटी बहुत बड़ी है और दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो उसके लिए रूट कैनाल का ऑप्शन होता है और उसमें दांत को निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नया दांत इम्प्लांट किया जाता है। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स गेट अ 4 ईयर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री, ठीक है। अगर आप डेंटिस्ट्री करना चाहते हो तो आपको 4 साल के लिए BDS की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी इन सिंपल वर्ड्स है हमारे पास कि इसमें हमने मेडिसिन्स की स्टडी करनी है, ठीक है। अद्वियात की दवाइयाँ वगैरह हमने सब कुछ इस फील्ड में पढ़ना है। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशंस, ठीक है। तो क्या है फार्माकोलॉजिस्ट? कौन है? वो स्टूडेंट, आप में से वो स्टूडेंट्स जो फार्माकोलॉजी की फील्ड में जाएंगे वो क्या बनेंगे? फार्माकोलॉजिस्ट बनेंगे। और उन्होंने क्या पढ़ना है? इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स किसे कहते हैं? मेडिसिन्स को ही कहते हैं। ऑन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इंसानी जिस्म पे अद्वियात का क्या असर है, कि अगर हम पैनाडोल खा रहे हैं, ठीक है, एक ह्यूमन पैनाडोल कंज्यूम कर रहा है तो उसकी बॉडी में जाके क्या असर होगा, क्या रिएक्शन होगा और वो कैसे इफेक्ट करेगी, ठीक है। अगर वो किसी बीमारी को या ब्लड प्रेशर को वो कंट्रोल कर रही है तो वो कैसे कर रही है, ठीक है, ये सब स्टडी करना है। उसके साथ साथ हमने न्यू मेडिकेशंस, नई अद्वियात भी बनानी है, डेवलप करनी है, ठीक है। एंड फॉर दिस करियर, अगर आप इस करियर में जाना चाहते हो, अब बैचलर ऑफ स्टडीज डिग्री इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी D.Pharm डिग्री इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको BS डिग्री करनी है, किसमें? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में, ठीक है। तो ये ज़रूरी है अगर आप फार्माकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। फोर्थ है हमारे पास फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियो का मतलब है फिजिकल और थेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट, ठीक है। हमने मतलब जितना भी बॉडी का जो फिजिकल या नेचुरल प्रोसेसेस हैं उन्हें हमने ठीक करना है। अगर उनमें कोई मसला आ रहा है, बाय कैसे? थेरेपी बाय ट्रीटमेंट। अब चलते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। इट इज़ द थेरेपी, ये एक ट्रीटमेंट है। थेरेपी क्या है? ट्रीटमेंट है। डेट इज यूज टू रीस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी डेट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज और इंजरी, ठीक है। अब हमने क्या करना है? रीस्टोर करना है, वापस लेके आना है किसको? मूवमेंट को एंड फिजिकल फंक्शन को, ठीक है। हमारे किसी भी बॉडी पार्ट के फिजिकल फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे सपोज करें हमारे हैंड्स हैं, ठीक है, एक हमारा जो हैंड है वो अपने फिजिकल फंक्शन कौन से परफॉर्म करता है? हम स्टूडेंट्स अपने हैंड से राइटिंग का फिजिकल फंक्शन भी परफॉर्म करवाते हैं, हम अपने हैंड से ईटिंग का और उसके अलावा भी बहुत से फिजिकल फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे हैंड मूव कर रहे हैं, ठीक है, हमारे बाजू मूव कर रहे हैं बाइसेप और ट्राइसेप की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि किसी डिजीज, बीमारी या किसी हादसे की वजह से हमारी ये जो नॉर्मल मूवमेंट है या नॉर्मल हम जो फिजिकल फंक्शन लाइक राइटिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो ये इम्पेयर्ड हो जाए, ठीक है, ये ख़राब हो जाए किसी वजह से। तो उसे कैसे ठीक करना है? हमने फिजियोथेरेपी से ठीक करना है, ठीक है। Physiotherapists use physical exercise and physical modalities such as massage
टू इम्प्रूव पेशेंट्स फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, अब जो हमारा जो डोमेन कह लें या मेन फोकस होगा वो हमारा फिजिकल मूवमेंट्स को ही रिस्टोर करना है। ठीक है, तो उनके लिए हमने फिजिकल मोडालिटीज़ को ही यूज़ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट को कोई दवाई दे देंगे जो उसके बॉडी में जाए और फिर रिएक्शन करे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने पेशेंट को ऐसे ठीक करना है, चाहे वो मसाज करनी पड़े, चाहे वो ऑयल मसाज हो, जिस टाइप की भी मसाज हो या जिस तरह की भी एक्सरसाइज हो, तो वो सारी एक्सटर्नल होंगी। मतलब हमारा जो मेन फंक्शन होगा वो उसकी बॉडी मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए हम उसके मसल्स को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, और वो कैसे एक्टिवेट होंगे, वो मसाज से और एक्सरसाइज से होंगे, क्योंकि जैसे ही मसाज होगी जो मसल टाइट हो गए थे वो रिलैक्स होंगे, वो अपने नॉर्मल फंक्शन की तरफ वापस आना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम अपने रिस्टोर कर लेंगे नॉर्मल मूवमेंट को। ठीक है, अगर आप फिजियोथेरापिस्ट बनना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, 4 ईयर BS डिग्री इन फिजियोथेरेपी इज नीडेड। ठीक है, तो आपने 4 साल के लिए फिजियोथेरेपी का कोर्स करना है। ठीक है, तो आप क्या बन जाएंगे, फिजियोथेरापिस्ट आप बन जाएंगे। अब 5th है हमारे पास फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, फिशरीज कहते हैं फिश फार्म को, ऐसी जगह जहाँ बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठी करके बहुत बड़े स्केल पे उन्हें ग्रो करवाया जाता है। और उसके साथ है वाइल्ड लाइफ, कहते हैं जंगलों में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या है, वाइल्ड लाइफ हैं। अब क्या है इसमें, फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स आल्सो ऑफर जॉब्स टू द बायोलॉजिस्ट आफ्टर आर BS एंड मास्टर ऑफ स्टडीज डिग्री इन जोलॉजी, फिशरीज और एक्वाकल्चर। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप फिशरीज स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, अब इसमें क्या करेंगे आप बताएंगे, आप ऐसे पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे या आप ऐसे पैरामीटर्स बताएंगे कि कैसे फिशरीज में मछलियों की ग्रोथ को इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे मछलियों को प्रिजर्व किया जा सकता है, किसी एक नस्ल मछलियों की, कि अगर वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, अगर वो ख़त्म होने वाली है, तो उसे कैसे महफूज करें ताकि हमारे जो फूड चेन है उसमें वो मछली बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। उसके साथ वाइल्ड लाइफ है, जैसे जंगलों में बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से लेके बहुत बड़े बड़े एनिमल्स जैसे एलिफेंट है, तो उन सबको भी हमने कैसे बचा के रखना है अपने एनवायरनमेंट में, ताकि हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो। और अगर आप इन दोनों फील्ड्स में, डिपार्टमेंट्स में जाना चाह रहे हो तो आपको ज़ूलॉजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब ज़ूलॉजी क्या होता है, ज़ूलॉजी स्पेसिफिकली एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिशरीज का एक दूसरा नाम क्या है, एक्वा कल्चर। ठीक है, एक्वा कहते हैं पानी को और कल्चर कहते हैं ग्रो को। ठीक है, ग्रोथ को। तो पानी में जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्वा कल्चर। ठीक है, इसके बाद है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को। ठीक है, ज़राअत को, काश्तकारी को। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, आप ज़राअत स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं कि आप किस तरह की ज़मीन पर काश्तकारी करें कि हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो हमारी जो फसल हमें मिलेगी एंड प्रोडक्ट, उसे कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, कि आपने ऐसी टेक्निक्स बतानी है कि जो हमारी क्रॉप है, ठीक है, जो हमारी फसलें हैं वो सस्टेनेबल हों। ऐसा नहीं हो कि एक साल हमारी जो क्रॉप है, हमारी जो फसलें हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं और दूसरे साल हमारी जो फसलें हैं उनकी पैदावार इतनी कम आ गई है
कि इंसानी आबादी जो है, ठीक है, उसके लिए फसलों के बगैर एडजस्ट करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो सस्टेनेबल कहते हैं बरकरार रखने को, ठीक है। इन सिंपल सस्टेनेबल क्या है, बरकरार रखना। तो आप साइंटिस्ट ने क्या करना है, आप साइंटिस्ट ने किसानों को ऐसी टेक्निक्स बतानी है कि जिससे अगर वो यूज़ करेंगे उन टेक्निक्स को तो उनकी फसलों की पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारी फूड चेन इम्प्रूव होगी, ठीक है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 4 ईयर BS डिग्री इन एग्रीकल्चर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपने सिंपल 4 साल के लिए BS डिग्री करनी है इन एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर आप एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बन जाएंगे और आप हेल्प करेंगे किसानों को, ठीक है। 7th है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल जानवरों को हस्बेंड्री कहते हैं, केयर और उनका ट्रीटमेंट करना, ठीक है, उनको मैनेज करना। अब इस फील्ड में क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या करना है, लाइफ स्टॉक कहते हैं ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानवर कि जिन्हें इंसान पाले, ठीक है, जिन्हें इंसान पाले, उनकी केयरिंग ख्याल रखे और उसके अलावा उनकी ग्रोथ करवाए, उनकी रिप्रोडक्शन करवाए, उनकी नस्ल को बढ़ाए। और क्यों बढ़ाए, ताकि उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए और उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि डिफरेंट फार्म्स बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे गाय वगैरह रखी हुई जाती हैं, एनिमल फार्म्स होते हैं, तो उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर बहुत से इंसान उन्हें पाल रहे हैं, उन्हें रख रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, तो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें बहुत सी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। जैसे हमें दूध मिलता है, उनसे दही और उनसे मक्खन, और उनसे हमें लेदर भी मिलता है, जिससे बहुत सी लेदर प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। और टाइम के साथ साथ एनिमल्स की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, ठीक है। होता ये है कि जब हम ब्रीडिंग करवाते हैं तो जो अच्छी नस्ल के या जिनकी क्वालिटीज़ अच्छी हैं एनिमल्स की, वो सरवाइव करते हैं एनवायरनमेंट में, और जो लेस कंपैटिबल होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो आपने 4 ईयर BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री करनी है, ठीक है। परसू का मतलब होता है फॉलो करना, ठीक है। आपने 4 साल तक एक डिग्री को फॉलो करना है जो कि होगी एनिमल हस्बेंड्री में। 8th है हमारे पास हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का मतलब, हॉर्टी का लफ्ज़ होता है मतलब गार्डन, हॉर्टी का क्या मतलब है, गार्डन, और कल्चर का मतलब होता है ग्रोथ, ग्रो करवाना, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट का क्या काम है, कल्टीवेट करवाना है, उसने ग्रो करवाना है, किसको, फ्रूट्स को, फलों को, वेजिटेबल्स को, सब्जियों को, फ्लावर्स को, फूलों को, एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। ऐसे पौधे जो सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑर्नामेंटल किसे कहते हैं, सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप इस फील्ड में क्या करेंगे, आपने एक ऐसा गार्डन बनाना है, एक ऐसा गार्डन कल्टीवेट करवाना है कि जिसमें आप फूलों के बारे में, फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में, और ऐसे पौधे कि जो अगर किसी जगह पे लगाए जाएं, किसी जगह पे यूज़ किए जाएं तो उसकी ओवरऑल वैल्यू और क्वालिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस फील्ड में भी आपका मेन काम यही होगा कि अगर कोई इकोसिस्टम है, कोई एनवायरनमेंट है, जैसे ये लाहौर का एनवायरनमेंट है, तो इस एनवायरनमेंट में किस तरह की मट्टी में किस तरह के फल उगेंगे, किस तरह की वेजिटेबल्स उगेंगी, तो ये सब आपने स्टडी करना है, ठीक है। उसके अलावा आप ये दूसरों को बता भी सकते हैं, आप इसमें एजुकेशन भी दे सकते हैं दूसरों को कि वो किस तरह के पैरामीटर्स पे काम करें कि उनकी ये हॉर्टिकल्चर की ओवरऑल जो ग्रोथ है, जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड पे जो प्रोडक्शन आएगी वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और इसके लिए आप 4 ईयर BS डिग्री इन हॉर्टिकल्चर इज रिक्वायर्ड फॉर इट, ठीक है। अगर आप हॉर्टिकल्चर में जाना चाह रहे हो तो आपने हॉर्टिकल्चर की डिग्री लेनी है। 9th है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या है, फॉरेस्ट की स्टडी। अब फॉरेस्टर्स क्या हैं, वो लोग, वो स्टूडेंट्स आप में से जो फॉरेस्ट्री की फील्ड में जाएंगे, दे विल मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उन्होंने क्या करना है, फॉरेस्ट को, जंगलों को मैनेज करना है। अब मैनेज कैसे करेंगे, और इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो जंगल हैं, ठीक है, उनमें
दरख्तों की जो क्वांटिटी है वो कम ना हो, ठीक है। दरख्तों की कटाई इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि उनमें जो वाइल्ड लाइफ है, उनमें जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, ठीक है। तो वो एक पैरामीटर बताएंगे या एक रेशो बताएंगे कि इतने दरख्त अगर काट लिए जाएं एक साल में तो फिर वाइल्ड लाइफ पे कम से कम नुकसानात होंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ बची रहेगी, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होगा जो एक्सटिंक्ट हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो क्या करना है इसने, फॉरेस्ट भी मैनेज हो गए और वाइल्ड लाइफ भी हमारे पास कंजर्व होगी, बच गई है, ठीक है। और इस प्रोफेशन के लिए आपने 4 ईयर BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री इज नेसेसरी, आपको ज़रूरत पड़ेगी। 10th है हमारे पास फार्मिंग। फार्मिंग में क्या होगा, द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स, हमने फार्म्स बनाने हैं, ठीक है। आप में से जो स्टूडेंट फार्मिंग में जाएगा उन्होंने क्या करने हैं, फार्म्स बनाने हैं। फार्म कुछ डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे एनिमल फार्म्स, ठीक है। एनिमल फार्म्स का मतलब है कि आपने बहुत बड़े स्केल पे जानवरों को, एनिमल्स को पालना है, ग्रो करवाना है, ठीक है, उनका ख्याल रखना है, इसका ये मतलब है। पोल्ट्री फार्म का मतलब है कि आपने बहुत बड़े स्केल पे चिकन्स को, मुर्गियों को पालना है, ठीक है, मुर्गियों को पालना है। उसके बाद है फ्रूट फार्म, जैसे हॉर्टिकल्चर में हम पढ़ के हैं कि ना फ्रूट की ग्रोथ करवानी है। इन सच फार्म्स दे ग्रो क्रॉप एंड रेज एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। क्या करना है, सबसे पहले तो आपने क्रॉप्स बनानी है, फसलें आपने ग्रो करवानी है। उससे क्या होगा कि उससे हमारे पास, सपोज करें कि आपने वीट की क्रॉप ग्रो करवाई है, तो उससे क्या होगा, एक तो गंदम आएगी हमारे पास जो इंसान इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा उसका जो बाकी का जितना मटेरियल होगा वो इन्हीं जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए खुराक के तौर पे इस्तेमाल होगा, उन्हें ग्रो करवाने के लिए। अच्छा, अब हमने उस एक क्रॉप की बाय प्रोडक्ट से हमने जानवरों को बड़ा कर लिया, उन्हें ग्रो करवा लिया। अब उन जानवरों से हम मज़ीद प्रोडक्ट्स भी हासिल कर सकते हैं, जैसे मिल्क, एग ले सकते हैं, एनिमल से भी मीट ले सकते हैं। तो इस तरह की सारी प्रोडक्ट्स हम इन फार्म्स की मदद से, इन एनिमल्स की केयर करके हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब 4 ईयर BS डिग्री इन एग्रीकल्चर और स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोफेशन, ठीक है। जो मेन काम है इसमें क्रॉप प्रोडक्शन का, ये हमारे पास जो कि एग्रीकल्चर की फील्ड में आता है, तो इसमें भी आप BS डिग्री करेंगे 4 साल की, और उसके बाद आप फार्मिंग की फील्ड में आ जाएंगे, ठीक है। 11th है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन डिवाइसेस और प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर, ठीक है। क्या करना है, हमने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ करना है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे अगर हम एक यीस्ट को यूज़ करके, ठीक है, यीस्ट को यूज़ करके, वो जो फर्मेंटेशन वाला एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसे यूज़ करके हम बहुत सी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह है, तो वो भी हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई है बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, खुराक की ज़रूरियात को पूरा कर रही है, ठीक है। उसके अलावा हम मेडिसिन्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है पेनिसिलिन के लिए, जो कि एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी फील्ड्स और भी हैं कि जिनमें हम इसी तरह बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ करके हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। और इस डिग्री के लिए आपने 4 ईयर BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस, ठीक है। इसके लिए आपने 4 साल के लिए BS डिग्री करनी है बायोटेक्नोलॉजी में। फोरेंसिक्स कहते हैं हम लोग ऐसी फील्ड को कि जिसमें हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं किसी भी क्राइम को पकड़ने के लिए, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, ठीक है। जैसे फोरेंसिक साइंटिस्ट एनालाइज फिजिकल एविडेंस फ्रॉम क्राइम सीन्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। होता ये है, आप सपोज करें कि किसी जगह पे कोई रॉबरी वगैरह वाला केस हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, फोरेंसिक साइंटिस्ट वहाँ जाएंगे, वहाँ पे डिफरेंट
साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ करके उन क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स लेके आएंगे, ठीक है। उन फिंगरप्रिंट्स को वो अपनी लैब में जाके स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, उन्हें समझेंगे, उन्हें डिकोड करेंगे। तो क्या होगा कि उन क्रिमिनल्स का सारा रिकॉर्ड, ठीक है, उनका सारा बायोडाटा सामने आ जाएगा। तो वो जो सारा बायोडाटा होगा वो फोरेंसिक साइंटिस्ट किसी पुलिस ऑफिसर के हैंड ओवर कर देंगे, उनके हेल्प करेंगे। तो वो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होनी होगी उसमें वो हेल्प करेंगे। तो प्रॉपर वो पूरा केस सॉल्व करने में फोरेंसिक साइंटिस्ट काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं, ठीक है। और अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो आपने क्या करना है, 4 ईयर BS डिग्री इन फोरेंसिक साइंस इज नीडेड फॉर दिस, ठीक है। तो आपने 4 साल की एक BS डिग्री है फोरेंसिक साइंस की, आपने वो करनी है, ठीक है। यहाँ एक टेबल में मज़ीद करियर ऑप्शंस डिस्कस किए हुए हैं आप स्टूडेंट्स के लिए। पहला है वेटनरी मेडिसिन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमने डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन एनिमल्स एंड सर्जरीज इन एनिमल्स, ठीक है। तो वेटनरी मेडिसिन का मेन जो फोकस है वो एनिमल्स पे है, ठीक है। उन्हीं की बीमारियों को हमने डायग्नोस करना है, हमने जानना है कि बीमारी क्यों हो रही है और फिर उसे ट्रीट करना है, ठीक है। जैसे MBBS हम करते हैं इंसानों की बीमारियों को इलाज करने के लिए, इसी तरह वेटनरी मेडिसिन की जाती है जानवरों की बीमारियों का इलाज करने के लिए, ठीक है। और इसे आम जुबान में इसके स्पेशलिस्ट को, आज जो स्टूडेंट वेटनरी मेडिसिन करते हैं उसे डंगर डॉक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस, अब इसमें क्या होना है, सॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब नाम में ही लिखा हुआ है एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट हमारे इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे, जितने भी मसाइल आ रहे हैं, जैसे आबादी बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा होने की वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और अगर ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या असर हो रहा है, ठीक है। जैसे इतनी पॉल्यूशन की वजह से हमारा फूड चेन डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी जो फिशरीज़ हैं, जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। तो हमने वो सारे इश्यूज सॉल्व करने हैं, ठीक है। हमने ऐसे मेथड्स एनालाइज करने हैं कि जिनसे पॉल्यूशन कम हो और हमारी नेचुरल रिसोर्सेज बची रहें, उन पे ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रो कहते हैं छोटे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी ह्यूमन नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनकी लाइफ के बारे में स्टडी को क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे रिसर्च करनी है ताकि आप उनका इम्पैक्ट, उनका असर समझ सकें। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे के आई हूँ ना आपको बायोटेक्नोलॉजी में, कि यीस्ट को अगर हम यूज़ करें तो उससे हम ब्रेड्स बना सकते हैं, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत सारी बना सकते हैं। तो हम ये भी एक किसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम है कि जिसने ये सब कुछ स्टडी किया, रिसर्च किया और फिर उसका इम्पैक्ट हमें बताया है। जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं मशवरा देना, ठीक है, हदायत करना, किसी को सही रास्ता दिखाना। और ये सही रास्ता आपने किस फील्ड में दिखाना है, जेनेटिक्स की फील्ड में, ठीक है। जीन्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं लोगों के, आपने वो सॉल्व करने हैं। जैसे प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशंस एंड टेस्टिंग, अगर लोगों में, ठीक है, किसी इंसान में जेनेटिक कंडीशन, जीन्स की लेवल पे कोई मसले आ रहे हैं, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, ठीक है, तो आपने उन्हें गाइड करना है, आपने उन्हें बताना है कि अगर ये इशू आ रहा है तो आप उसे कैसे सही कर सकते हैं और उससे कैसे ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। अब इसमें क्या है, एडवाइजिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स टू प्रोमोट हेल्थ। आपने सिंपल लोगों को, ठीक है, इतना बताना है कि आप कौन सी खुराक खाएं, किस मिकदार में खाएं, एनवायरनमेंट में, कैसे एनवायरनमेंट में आपने कौन सी खुराक खानी है। जैसे सर्दियों में अगर विंटर है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आपने कौन सी खुराक खानी है, कौन सी डाइट फॉलो करनी है। और बहुत समर है, हॉट समर है, तो आपने कौन सी डाइट फॉलो करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, ओवरऑल हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। आप साथ साथ उन्हें एक्सरसाइज भी बताते जाएंगे। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ।
इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़ थ्रू एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च। ठीक है, अब ये जितनी फील्ड्स हमने पढ़ी हैं वो सारी हैं एक स्पेसिफिक किसी फील्ड में, किसी डोमेन में है। जैसे डेंटिस्ट्री सिर्फ दांतों के बारे में है, फार्माकोलॉजी सिर्फ मेडिसिन के बारे में है, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ है वो एक जनरल फील्ड है। और इसमें क्या करना है, हमने ओवरऑल जितनी कम्युनिटी है, जैसे लाहौर में रहने वाले जितने लोग हैं वो एक प्रॉपर कम्युनिटी है, तो आपने उन सबको बताना है कि वो ओवरऑल एक बड़े स्केल पे अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप ये काम कैसे करोगे, एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, आप दूसरों को बताओगे, दूसरों के नॉलेज में ये बात लेके आओगे कि ये काम अगर वो कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अब तो वो उनकी सेहत को नुकसान दे रहा है। जैसे स्मोकिंग लंग्स के लिए नुकसानदेह है, तो आप उन्हें बताओगे कि स्मोकिंग आपके लंग्स को ख़राब कर रही है, आप इसे गुरेज करें। उसके लिए आप पॉलिसीज़ भी बनाएंगे और उसके लिए आपको रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये इंजीनियरिंग की ऐसी फील्ड है कि जो वो बच्चे करते हैं जो बायो पढ़ के आते हैं। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हो, डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी इक्विपमेंट है, जितनी भी मशीनरी है, वो सब आपने डिज़ाइन भी करनी है। ठीक है, और उसे मेकिंग बनाना भी है। ठीक है, अब उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो बैकग्राउंड है ना बायो वाला, और आपने जो वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ पढ़े हैं उनको बेस बना के उस डाटा को यूज़ करते हुए आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाओगे जिससे क्या होगा, पेशेंट केयर इम्प्रूव होगी। इसका क्या मतलब है कि आप जब डिवाइस कोई डिज़ाइन कर रहे होगे तो आपका जो मेन प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि पेशेंट को कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है। ठीक है, पेशेंट के कंफर्ट को कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है, ताकि पेशेंट जब वो डिवाइस यूज़ करे तो उसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है, लास्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, बायो मतलब लाइफ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे हम लोगों ने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सारा एनालाइज करना है। क्या करना है, एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स। अब बायोलॉजिकल डाटा आप यहाँ भी देखें, जब हमने पब्लिक हेल्थ को ओवरऑल को इम्प्रूव करना है तो आपके पास बायोलॉजिकल डाटा होगा कि उस कम्युनिटी में ओवरऑल कितने लोग हैं और हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कितने लोग हैं। ठीक है, बच्चे कितने हैं, 30 से 40 इयर्स ओल्ड के कितने बच्चे हैं, तो वो सारा बायोलॉजिकल डाटा आने के बाद आप उसे एनालाइज डीकोड कैसे करेंगे, आप कंप्यूटेशनल टूल से, सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर से, मैथमेटिकल मॉडल्स की मदद से आप उसे एनालाइज करेंगे और उससे क्या करेंगे, आप उसे यूज़ करेंगे ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ओवरऑल पॉपुलेशन के बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कुछ करियर्स और कुछ फील्ड्स जो आप अपने एफएससी बायो के साथ करने के बाद आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, और इंशाल्लाह ये हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।